आप मानते हैं आपकी सरकार आ रही थी? हाँ, 100% मानते हैं? हाँ। कुमारी सैलजा का घर बैठना कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा गया? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलग गुट के लोग हैं, उनको लेकर जस्सी पेटवाड़ी ये कहते हैं कि उन लोगों के पेट में इसलिए दर्द है कि एक आम घर का गरीब किसान का बालक मतलब बच्चा विधायक कैसे बन गया, उनको ये हजम नहीं हो रहा। वो गाड़ी जो वो ले रहे हैं वो तो दीपेंद्र हुड्डा जी के पास भी नहीं है जिसमें वो चाले है। आम घर का किस तरह हो गया? वो डिफेंडर गाड़ी में रख पायलट लेके चाले है, एमएलए है। करीब आप 40 साल के हैं और अभी तक आपने शादी नहीं की। किशन सातरोड़ का पहला प्यार कौन है? रामनिवास घोडेरा ने कहा कि किशन सातरोड़ ने बरवाला हल्के में गांव गांव में घूमकर ये कहा कि अब संजना सातरोड़ को वोट डालिए। अब मैं किसी के लिए कह दूं कि मैं राहुल गांधी को यहाँ ला करके खड़ा कर दूंगा तो कोई उचित की बात नहीं बनती है। हो सकता है वो कहें कि वे 4 एमपी को और मैं 37 विधायकों को, उसमें कुछ विधायक जो है ना वो शैलजा जी को भी फॉलो करने वाले लोग हैं। कैसे ले आएंगे वो 37 विधायकों को? कौन से 37 विधायकों को जानते हैं वो जो 37 के 37 को ले आएंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। और अगर हम यूथ कांग्रेस की बात करें तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं और अगर हरियाणा की बात करें तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। किशन सातरोड़ जी हैं और किशन सातरोड़ वो जाना पहचाना चेहरा। हम बरवाला विधानसभा की बात करें तो बरवाला विधानसभा में टिकट मिला था रामनिवास घोडेला को, लेकिन किशन सातरोड़ जो थे वो भी टिकट के अहम दावेदार थे। और जिस तरीके से वो कहा जाता ना कि हरियाणा में बहुत सारी कांग्रेस हैं, तो किशन सातरोड़ जिनके नेतृत्व में कहीं न कहीं अपनी राजनीति करते हैं या फिर जिनको अपना आदर्श मानते हैं, तो कुमारी सैलजा को ये अपना नेता मानते हैं। हालांकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो तमाम के तमाम इनके वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में गुटबाजी हमेशा से ही रही है, हर किसी के अपने अपने अलग अलग नेता हैं, अलग अलग कहीं ना कहीं लाइक डिसलाइक होती है। तो कुमारी सैलजा की जो ये है राजनीति करते हैं, तो किशन सातरोड़ से सारी की सारी बातें करेंगे, क्योंकि यूथ कांग्रेस में जिस तरीके से लंबे समय तक राजनीति की और जैसा मैंने बताया कि बड़े अहम पदों पर रहे, और उसके बाद जब ये मुख्य राजनीति में आए और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे पीछे भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या फिर जो जो भी कांग्रेस के देश भर में जो जो आयोजन होते हैं बड़े स्तर के, वहां पर किशन सातरोड़ जो है वो प्रमुख नजर आते हैं। तो युवा चेहरा है, सारी की सारी बातें बड़े खुलकर करेंगे। तो किशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपसे थोड़ा सा हमें ये उम्मीद रहती है कि आप सरीखे पत्रकार जो हैं वो नेताओं से नहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। तो मेरा जो सौभाग्य है कि मैं आज आपके पॉडकास्ट में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और भारत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा किशन जी, मैं बात करूंगा, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि देखिए सरकार आपकी आ रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि दरवाजे पर कोई आ जाता है और दरवाजे से वापस लौट कर चला जाता है, तो सरकार आपकी चौखट पे आकर वापस गई है, उस पर सारी की सारी बात करेंगे। और किशन सातरोड़ ने कहाँ से राजनीति की, क्या आपका बैकग्राउंड रहा, वो भी बातें करूंगा मैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरव्यू में शुरुआती दौर बदलाव इसलिए करना चाहता हूँ कि जो बड़ा मुद्दा है, जैसे मैंने कहा कि आप कुमारी सैलजा की राजनीति करते हैं और कुमारी सैलजा के प्रिय भी हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं हरियाणा के लिहाज से, तो एक आपके विधायक का हाल ही में बयान आया आपके नेता कुमारी सैलजा को लेकर। देखिए बहुत सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो हैं उनके अपना आदर्श मानते हैं, अलग अलग जो आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला है, आपकी कुमारी सैलजा, तो सब अपना अलग अलग, सबका नेता जो है अलग अलग है, अपनी अपनी विचारधारा है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आपके हिसार जिले की नाड़ो विधानसभा के विधायक जस्सी पेटवाड़, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, इतना मुखर होकर आज तक किसी ने कुमारी सैलजा के खिलाफ नहीं बोला। हो सकता है बहुत सारे नेता जो कुमारी सैलजा को पसंद नहीं करते ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड किसी ने ये नहीं कहा
मतलब कहीं ना कहीं वो उनको सांसद भी नहीं मानते। जब हरियाणा के सांसदों की बात बतानी होती है तो हमेशा वो ये कहते हैं, आपने भी उनके बहुत सारे बयान सुने होंगे, कि कांग्रेस के 37 विधायक और 4 सांसद। जब उनसे पूछा जाता है कि सांसद तो 5 है, तो उनका साफ सा जवाब होता है कि मैं 5वें सांसद का नाम क्यों लूं, जबकि 4 सांसद मुझे जिताने में लगे थे और 1 सांसद मुझे हराने में लगे थे। तो जाहिर सी बात है, और पूरा हरियाणा जानता है, हिसार और नारनौल तो खासतौर पे जानते ही हैं कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा वहां जाती है चुनाव से पहले और डॉक्टर अजय चौधरी के लिए कहीं की एक अनाउंसमेंट कराती है कि डॉक्टर अजय चौधरी का आपने साथ देना, लेकिन वाकया जो हुआ आखिर टाइम पे जस्सी को टिकट मिली, वो विधायक बने। तो जस्सी पेटवार जिस तरीके से मुखर होकर आपके नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो आप इन सारी चीज़ों को पत्रकार की नज़र से जब देखते हैं तो ये सारा मामला समझ जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी अपनी एक सीमाएं हैं। मैं किसके लिए बात करूँगा, मैं क्या बात करूँगा। देखिए, वो अभी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, लेकिन मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मेरे भी अपने लीडर हैं, मेरी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। मैं किसी को अपना आदर्श मानता हूँ, किसी के पच्चीनों पे चलने की कोशिश करता हूँ। पार्टी की विचारधारा को लेकर के हम पार्टी के जो लोग हैं सब उसके सब आगे चलते हैं। लेकिन एक तो जस्सी जिस कल्चर से आते हैं, जस्सी वैचारिक तौर पे कांग्रेसी नहीं है। मुझे लगता है कि उनको काफ़ी समय लगेगा अभी, और क्योंकि एक बहुत लंबे समय से आपकी ग्रूमिंग रही है जी। आपने बहुत लंबे समय किसी नर्सरी में काम किया है, विचार को उसको लेकर के आप घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नर्सरी रही है वो लोकदल है, लोकदल रही। उनका स्टाइल है वो लोकदल है, वो लोकदल के तरीके से ही मुझे लगता है आज भी काम करते हैं। मैं किसी नेता के पास हो सकता है मैं भी कम जाता हूँ, लेकिन मेरा अपना एक अधिकार क्षेत्र है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता। मेरे को किसके लिए क्या कहना है ये मेरी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो आप जिस वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं मैंने भी सुना था, मेरे सामने भी एक फेसबुक पे रील आई थी, उसमें मैंने सुना था, जिसमें वो एचयू का जो धरना है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं 4 सांसदों को और 37 विधायकों को। वैसे तो ना इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हमारे रूटीन के जो कार्यकर्ता हैं उनका बड़बोलापन होता है। जब आप पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आपकी जो जिम्मेवारी बनती है आपको वो पूरा करना चाहिए। अब मैं किसी के लिए कह दूं कि मैं राहुल गांधी को यहाँ ला करके खड़ा कर दूंगा तो कोई औचित्य की बात नहीं बनती है। हो सकता है वो कहें कि वे 4 एमपी को और मैं 37 विधायकों को, उसमें कुछ विधायक जो है ना वो शैलजा जी को भी फॉलो करने वाले लोग हैं। कैसे ले आएंगे वो 37 विधायकों को? कौन से 37 विधायकों को जानते हैं वो जो 37 के 37 को ले आएंगे? आप अगर कभी बातचीत करें तो उनसे पूछना क्या वो जो 37 विधायक है उनमें से कोई शैलजा जी का फॉलोअर नहीं है या कोई पार्टी का फॉलोअर नहीं है जो आपके कहने से ही जाएगा? उनको नहीं समझ इस बात की कि एचयू का जो धरना चल रहा है वो धरने के ऊपर उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जस्सी का तब जाएगा वो। इतना कितना काम उसने पार्टी के लिए कर रखा है, कितनी बार का, 10 बार का, 15 बार का, 7 बार का वो विधायक या सांसद है। तो ऐसी चीज़ों से, यही चीज़ें हैं जिससे ठेस पहुंचती है, और इसी चीज़ों से जो है वो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। और मनोबल है ना आपके दाएं बाएं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप ना उनकी फेसबुक प्रोफाइल खोल के देखना, मुझे ध्यान है शैलजा जी का जन्मदिन जो है वो सितंबर में आता है। पिछली बार का जो चुनाव था 12 सितंबर फॉर्म भरने की लास्ट तिथि थी, उसके बाद शैलजा जी का चुनाव आया। वो शुरुआत से उनको इस बात के लिए टारगेट कर रहे थे टिकट को लेकर के। उन्होंने केक काट काट करके शैलजा जी का जन्मदिन मनाया है। शैलजा जी तो उनको मेरे ख्याल से उस टाइम तक तो कभी मिले भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे शायद, लेकिन वोट चाहिए थे। उनको लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए, राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। और आपको भविष्य के लिए भी कह रहा हूँ, जरूरत पड़ गई 100 पसार, ये ट्रेनिंग है ना लोकदल की, जरूरत है और मारो डाई पसर जाएंगे। जरूरत नहीं है तो देख लो बयान, तो 100 अकड़ जाएंगे। क्या है कि अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, देखो जितना, क्योंकि मैं और जस्सी जो है ना एक हाउस के मेंबर इकट्ठे रहे हैं। हम दोनों जिला पंचायत के सदस्य उम्र में भी छोटे हैं। हाँ, जिला पंचायत के सदस्य थे हम, तब वो लोकदल में थे, मैं कांग्रेस में था। तो हम आपस में थोड़ा सा नज़दीकी से आपस में जानते हैं, हमने आपस में कार्यशैली, मैं उनके कार्यशैली को समझता हूँ, मेरी कार्यशैली को समझते हैं।
मैंने यूँ पता है, पहली बात तो 33 साल के लड़के ने इस तरह के प्रयोग कर रखे हों, 3 पार्टी बदल के 33 साल मारे। हम्म। और नेताओं की बात करें तो नेता तो मेरे ख्याल आधा दर्जन बदल दिए होंगे, क्योंकि उनका घर में भी गड़े नेता थे। कभी दिग्विजय को मानना पड़ता है, कभी दुष्यंत को मानना पड़ता है, कभी अभय को मानना पड़ता है, कभी अजय चौटाला जी को मानना पड़ता है। कितने थोड़ा बदल के आए, कितने उरसूत बैठ रहे हैं। अगला चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, इसकी गारंटी कौन दे? नहीं, वो तो खुलकर कहते हैं कि मेरे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हाँ, कहना ही पड़ेगा। और आज नायब सैनी ने कैसे बता देगा? हाथ तो हाथ का निशान ने तो एमएलए बना रखा है। लेकिन बात तो आज की है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान जब यूं लगा कि भाई कुमारी शैलजा ने थोड़ी ना फोन किया था मेरा जन्मदिन मना ले, ना किसी और ने फोन किया उनको, ना वो जानता। नहीं, जन्मदिन मना तो अच्छी बात है ना, फिर अगर किसी बहुत नेता अच्छी का बात है, तो आपकी पार्टी के नेता। बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि उनका उस टाइम तो हमें लगा कि बड़ा दिल है, लेकिन फिर एचयू के धरना के ऊपर आके एक सांसद बोला तो मैंने राण में लाग रही थी, फिर जन्मदिन क्यों मनाया? जो कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं, या फिर थोड़ा सा इजी भाषा में समझे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलग गुट के लोग हैं, उनको लेकर जस्सी पेटवाड़ी ये कहते हैं कि उन लोगों के पेट में इसलिए दर्द है कि एक आम घर का गरीब किसान का बालक, मतलब बच्चा, विधायक कैसे बन गया, उनको ये हजम नहीं हो रहा। देखिए, हो सकता है कि भाई उसको ऐसा महसूस होता हो। मैंने भी यह सुनी है कई बार कि आम घर के लड़के जस्सी पेटवाड़ से जो है पेट में दर्द होता है। अब ना पिछले दिनों हमारे जिला हमारे जो संगठन सर्जन जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें एआईसीसी के ऑब्जर्वर जो हमारे हिसार के जो इंचार्ज थे वो आए हुए, तो उस दौरान मैं भी गया था। आम घर के लड़के विधायक जस्सी पेटवाड़ के पास 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी, डिफेंडर गाड़ी कांग्रेस भवन की पोर्च के नीचे खड़ी थी, और पायलट लिखी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, जिसमें गनमैन अलग से चलते हैं। मैं बहुत से विधायकों को जानता हूं, और हरियाणा के नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जानता हूं। मैंने कोई भी आम घर का बालक 5-7 किला का जमींदार हो, 10 किला का जमींदार हो, वो साधारण परिवार से आता हो, मैंने उड़न बड़ी गाड़ी किसी पे कौन देखी? मैंने तो अलग से पायलट तो मेरे ख्याल से वो गाड़ी जो वो ले रहे हैं वो तो दीपेंद्र हुड्डा जी के पास भी नहीं है जिसमें वो चल रहा है। आम घर का किस तरह हो गया? देखो, 2 चीजें नहीं हो सकती। ईमानदार होना ही काफी नहीं है, ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। अगर वो आम है तो आम दिख क्यों नहीं रहे? दिखने में तो आम नहीं है। वो तो कहते हैं मैं तो विधायक बनने वाले लोगों के बीच रहता हूँ। तो चलो ठीक बात है, अच्छी बात हो तो आपकी जिम्मेवारी आपको रहना ही पड़ेगा। जो आपने मेरे से पूछा मैं वो बता रहा हूँ। ये बात आप मुझे कर सकते हो। वो डिफेंडर गाड़ी में रखकर पायलट लेके चल है, एमएलए है, विधायक है, जिम्मेवारी के साथ कोई बात नहीं हो। तो अब जिम्मेवारी जब निभाने की बात आती है, और कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है ये। वो जो बात जब वो अपने आप को बार बार जैसे स्टेज से सबको लिए कहना कि मैं एक बहुत आम परिवार से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा उसके जीवन में होना भी चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, वो शौक हो सकता है गाड़ी खरीदने का, तो और भी नेताओं के पास गाड़ियां होती हैं। आम किस तरह हो गए? डिफेंडर गाड़ी वाला तो आम को नहीं हो उसके, फिर वो कहीं अपने आप को तुम लोग मैं खास परिवार से आता हूँ। लोग खास विधायक है, 100% है। आप हमारे विधानसभा में 90 विधायक हैं, 90 विधायक विपक्ष के, हमारे 37 विधायक हमारी पार्टी के हैं, उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं। कितने एक विधायक हैं जो डिफेंडर गाड़ी लेके चल रहे हैं, और आगे पायलट कितने देखो, बहुत कम। ये कोई मतलब ना सुनने वाला आदमी, मैं तो इसलिए बताना चाहता हूँ, नारनौल से जब जस्सी ने चुनाव लड़ा था, ऐसे आम घर के परिवारों के बच्चों ने, जिसके पास 5,000 रुपए खर्च करने का सामर्थ्य था, उस लड़के ने 10,000 रुपए उठा करके उसके ऊपर खर्च कर रखे। किस उम्मीद पे? कि इस उम्मीद पे कि भाई ये हमारी उम्र का साथी है, हो सकता है भविष्य में हमारी मदद करे। तो जिन लोगों ने जो पैसा खर्च किया वो आम घर का बालक था, इसीलिए तो खर्च किया। लेकिन आम घर का बालक ने सब तो पहले डिफेंडर खरीदी है। जब बात राजनीति की आती है, देखो, ये कहना बहुत आसान होता है। जीवन में हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। गांधी जी एक बार किसी कुटिया चले गई, जब वो अफ्रीका से आए थे, तब तक वो
जब तक वो वकील थे, वकालत करते थे, तो रूटीन में लोगों से जब मुलाकात होती थी, तो वो जब कुटिया में गए तो एक जो महिला थी, उनके जो शरीर के ऊपर जो कपड़ा था वो काफ़ी मैला था। और मैले कपड़ों को देख के गांधी जी खासकर जो स्वच्छता को लेकर के उनका काम जो था वो बहुत महीन, बारीक और बहुत मतलब लगन से करने वाले थे। तो उस महिला को उन्होंने कहा कि आपको ये कपड़ा धो करके पहनना चाहिए, ये आपके शरीर के लिए भी और आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो महिला ने कहा कि जी मेरे पास ये एक ही है, तो आप मुझे ये बताओ मैं कब इसको धोऊं, कब इसको पहनूं, मैं मजबूरी में ये पहनती हूँ। तो कहते हैं कि गांधी जी ने जब किसी एक साधारण आदमी की इस व्यथा को समझा, तो वो एक कपड़े में खुद आ गए थे कि मेरे किसी देश के नागरिक के साथ ऐसा है, तो मुझे उसकी तकलीफ को समझने के लिए वैसा होना पड़ेगा। और वो एक कपड़े में उन्होंने अपना जीवन बिताया है। वो धोती और कुर्ता एक ही होता था। मैं कह रहा हूँ ईमानदार होना काफ़ी नहीं है, ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। जो लोग आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर अपना सामर्थ्य लगा रहे हैं, वो आपके ऐशो आराम के लिए नहीं लगा रहे हैं, वो आपकी उम्मीदों के ऊपर लगा रहे हैं। मैं कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। बहुत साथी हैं, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ पार्टी का, और मुझसे भी लोग उम्मीद करते हैं, मुझे भी मदद करते हैं लोग। मेरे ऊपर भी 2000 रुपये खर्च करते होंगे, 2000 की कोई मदद की आवश्यकता होती है वो करते होंगे, लेकिन इस उम्मीद के ऊपर नहीं है कि मैं उस पैसे से मैं मौज करूंगा, मैं ऐश करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आम घर के बालक पर चंद तन्यारी पीछे को न्यास के। नहीं ठीक है, आपका कहना है कि भाई आम है तो फिर आम दिखनी चाहिए, खास नहीं दिखनी चाहिए। अगर वो बार बार आम कहते हैं तो वो दिखते आम क्यों नहीं है, ठीक, खास कैसे दिखते हैं? आपने कहा कि ईमानदारी झलकनी चाहिए। हाँ, ईमानदारी बहुत बड़ी देखो चीज होती है। ईमानदार होना काफी नहीं है, ईमानदारी दिखनी चाहिए। जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। ईमानदारी पे आ रहा हूँ। अगला जो सब्जेक्ट टॉपिक है, अगला सवाल, ईमानदारी की आपने बात की। जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम निष्ठावान हैं, कुमारी शैलजा भी कहती हैं कि वो कांग्रेस के प्रति लॉयल है, उनका परिवार हमेशा कांग्रेस में रहा और उन्होंने कभी भी एक मिनट एक सेकंड भी कांग्रेस के अलावा कभी नहीं सोचा, ऐसा वो बहुत बार अपने बयानों में कहती हैं। लेकिन जस्सी पेटवाड़ का जब चुनाव चल रहा था नागौर में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुलकर ये कहा, और अब भी वो कह रहे हैं जब जो वो इंटरव्यू देते हैं, बयान देते हैं, कि मेरे खिलाफ जो कुमारी शैलजा के लोग थे, उसमें आप भी हैं, डॉक्टर अजय चौधरी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों ने नाड़ों से चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किए थे, कांग्रेस पार्टी में इच्छा जाहिर की थी कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से सिर्फ 2 लोग, एक रणदीप लोहान का नाम उन्होंने लिया, और एक जो जसवंत जी हैं, यशपाल जी, उनके बेटे यशपाल जो है, उनका नाम लिया, कि 2 लोग सिर्फ मेरे साथ थे, बाकी सब लोग मेरे खिलाफ थे, सब लोग मुझे हराने में लगे थे। तो यहाँ तो फिर आप भी की भी ईमानदारी जो है कहीं की दाव पर लग जाती है। आप तमाम उनके जस्सी के हिसाब से आप तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी से खिलाफत की। देखिए, पहली बात तो मेरा जो आवेदन था वो नारनौंद के लिए नहीं था, मेरा तो बरवाड़ा के लिए नहीं, था। मैं कुमारी शैलजा मतलब के मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। वो समर्थकों की बात आए तो नारनौंद में ज़्यादातर जो हैं वो हुड्डा साहब की फॉलोइंग के लोगों ने वहाँ फार्म जो है वो भरा था। 21 लोगों में से मेरे ख्याल से डॉक्टर अजय के अलावा शायद ही कोई आदमी होगा जो कुमारी शैलजा जी को, या हो सकता है एक आध साथी जो है रणदीप जी का कोई साथी होगा, तो उन्होंने फार्म अप्लाई किया होगा। वो तो उनके घर के आदमी में हुड्डा ग्रुप के लोग। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों को आप व्यक्तिगत जानते हो उनको, जिनका मुझे पता है कि मदद कर रखी है उन्होंने, जैसी कर रखी है। दिनेश ओरान है, लेकिन वो तो मना कर रहे हैं। देखो मैं कहने तो जब नाम ही ले दिया कि सिर्फ 2 लोग, हालांकि मैं भी चुनाव में रहा, मैंने देखो सुरेंद्र जी, मैंने बहुत लोगों को देखा। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों को आप जानते हो व्यक्तिगत, उन लोगों के स्वभाव को भी जानते हो, उन लोगों के पॉलिटिकल करियर को भी आप जानते हो, जिसमें से मैं आपको नाम लेता हूँ। जैसे दिनेश ओरान है। दिनेश ओरान जो है वो जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। उनके भाई की जो वाइफ है वो भी फिलहाल जिला परिषद की मेंबर हैं। वो पहले गांव के सरपंच प्रतिनिधि भी हो रहे हैं। तो मुझे जानकारी है कि उस आदमी ने चुनाव में दिन रात एक किया है। और देखो उससे किसकी बात हुई, किसके, मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बार की बात तो ये है कि उनके वहाँ नज़दीक के किसी गांव में प्रोग्राम था और वो उस दिन यहाँ मेरे पास आए हुए थे हिसार। तो उसने कहा कि भाई पार्टी का प्रोग्राम है और कैंडिडेट जो है वो फलां गाँव में आ रहा है और मेरे को पहुँचना ही पहुँचना है। तो मैं बोला कि भाई थोड़ा सा काम है।
तो ना उसने मेरे काम को छोड़ते हुए वहां जाकर के और पार्टिसिपेट भी किया। मुझे पता है व्यक्तिगत तौर पे, डॉक्टर कुलवंत मौर्य को जानता हूँ मैं, शायद आप भी जानते हैं डॉक्टर कुलवंत मौर्य को, और मेरे ख्याल से मेरे से भी पहले कांग्रेसी हैं, क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं वो। हो सकता है, चलो जस्सी से तो पुराने कांग्रेसी वो हैं ही हैं, क्योंकि जस्सी को तो आए हुए मेरे ख्याल से 4 साल 3 साल हुए हैं, वो तो इससे पहले लोकदल में काम करते थे, उन्हें जी जान से मदद करी है। उसके अलावा और बहुत से लोग हैं जिनको अगर एक एक नाम लेके आप गिनवाएं, इन सब लोगों ने मदद करी है। देखिए ये तो क्या होता है, वैसे तो ना हमारे बुजुर्गों ने, उन्हीं के गांव की सोनिया दुल्हन भी है, वो हाँ भी। चलो मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे देखो, मैं जिन लोगों को काम करते हुए देख रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी बात होती नहीं, है, वो भी मंच पे दिखती थी, इवन रैली में वो थी, जब आखिरी रैली थी चलिए वो भी वो, उनके लिए हाँ, प्रचार कर रही वो मैंने जो जिनके लिए बात करी है, उनके काम के बारे में मुझे जानकारी है। थी। उनके काम में मुझे जानकारी, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, चाहे वो राजनीति किसी भी नेता के साथ करते हो, सामाजिक तौर पे हम सारे के सारे लोग आपस में मिलते हैं, हमारा अपना भाईचारा आपस में, और रिश्तेदारी हमारी आपस में। देखिए हमने ना आपने भी और हमने भी ये सुना है, हमारे बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि जैसे जो सामाजिक कई जो पॉलिटिकल हमारे छोटे चुनाव होते हैं, जैसे गांव का सरपंच का चुनाव हुआ, बोला भाई अगर कोई जीत गया ना तो उसका सारे वोट आए हो जाए, सब ने दिए जब जीते आए। ठीक है। कोई आदमी जीतते पास में कहे मेरी मदद कौन करी। देखो हारने के बाद तो बहुत लोग ये बात कहते हैं कि मदद नहीं करी, हो सकता है उसका दुख हो, दर्द हो, जिसको वो मतलब उसका इजहार वो कर रहा हो कि मुझे दर्द हुआ, मुझे दुख हुआ है। पहले आदमी जीत गए, और जीते पाछे भी क्या है कि कई तरह के राग है इसमें। नहीं, वो तो खुल के कह रहे थे कि जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी, जब तक प्रक्रिया चल रही थी, तभी कुमारी शैलजा आके ऐलान करती। वो तो जीते जी कह रहे हैं कि मेरे से मरने वाली बात थी, मैंने और मेरे परिवार ने कई दिन खाना नहीं खाया, हम हताश हुए, निराश हुए, क्या हाल हुआ होगा। वो तो खुलकर कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जिस तरीके से घोषणा करके गई वो बहुत गलत था, और उन्हें ये कहा कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी भी जो कहीं की कांग्रेस जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे उनका सबका दिल तोड़ने का काम किया। क्या था कि उस रैली में मैं उपस्थित था, वो तो हो सकता है कि फोन पे देख रहे हो, उसको टीवी पे देख रहे हो, मैं वहां उपस्थित था। किसी ने टिकट नहीं दी, टिकट की घोषणा किसने करी थी? नहीं, कुमारी शैलजा ने जब ये कह दिया कि भाई पिछली बार जो कमी रह गई मैं थी, बताता हूँ, मैं ना आप उनके, जो है ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं डॉक्टर चौधरी, इनका इस बार ध्यान रखना। क्यों नहीं कहेंगे, तो क्या कहें, तो वो कुमारी भी वो शैलजा रैली में गई हैं, क्या कहेंगे सर, कुमारी लोग शैलजा? इतने मूर्ख थोड़ी हैं, सब चीजों को समझते हैं। उन्होंने ये तुरंत कहा, खुला उनका देखो नाम इस अनाउंसमेंट हो गया। सुरेंद्र जी, 2 चीजें बताता हूँ आपको, आपको निष्ठा पता लगेगी उसमें। पहली चीज, 100% कुमारी शैलजा ने ये कहा कि डॉक्टर अजय चौधरी को पहले पार्टी ने मौका दिया था, किसी वजह से ये चुके। अब की बार अगर पार्टी इनको मौका देती है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब की बार चूकना मत, नेता का यही फर्ज बनता है। दूसरी बात, डॉक्टर अजय चौधरी जो है वो पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, नारनौल में उनकी लेगेसी है, बिल्कुल, शायद उनके फादर 4 या 5 बार के विधायक है, काफी बहुत सीनियर, बड़े पद मंत्री बहुत रहे। सीनियर मंत्री रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर अजय चौधरी ने खुद भी चुनाव लड़ा है, शायद 2200-2300 जी वोटों से जी। उन्होंने लूज किया था। देखिए 2 बातें इसमें आप ये खुद नोट कर सकते हैं, खुद नोट करके कि आप मेंशन कर सकते हैं पत्रकार होने के नाते। जी। कुमारी शैलजा ने ये कहा, उसके बाद पार्टी ने टिकट दी जस्सी को, जस्सी ने चुनाव लड़ा, डॉक्टर अजय चौधरी ने चुनाव लड़ा। जिससे नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पे हमारी नेता हैं, लेकिन हम सब कार्यकर्ता हैं। अगर वो चाहती या डॉक्टर अजय चौधरी चाहते, डॉक्टर अजय चौधरी चुनाव तो लड़ ही सकते थे ना। अगर ये टिकट डॉक्टर अजय चौधरी को मिलती, जस्सी क्या करता? वो तो कह रहे कि मदद करता, उन्होंने खुद बोला है। सारा हल्का में यूं कह रखे थी, फार्म बनका तो आखिरी दिन लोग बुला रखे थे, फार्म भरूंगा, नहीं, वो तो खुल के, चुनाव लड़ूंगा। वो तो कोई, उन्होंने ये भी कहा कि टिकट मिलने के बाद वो डॉक्टर अजय चौधरी के घर भी गए, समर्थन मांग रहे, उन्होंने मना कर दिया। ऐसा है, वो तो जो बता रहा हूँ ना मैं आपको कि भाई वो तो इनका पर भी नाट के, जिन आदमियों ने बेचारा ने मदद करी है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन साथियों की बात कर रहा हूँ जिनने बेचारा ने, जिसका दो मैनेज कर 2,000 रुपए थे, 4,000 रुपए थे, उन्होंने अपने सामर्थ्य जोर तो लगाया, अपने पास से खर्चा भी किया है, पैसे भी लगाए इसके ऊपर, उम्मीद में लगाए ये। देखिए 2 चीजें हैं इसमें, आप एक काम करना ईमानदारी के साथ, वैसे तो आपको पता है इस बात का, लेकिन चलो कोई बात, हम कैमरे पे हैं, आप मेरे से सारी बात पूछना चाहते हो लेकिन सारी बात बताना नहीं चाहते। नहीं, ठीक है, आप ना पत्रकार, आपने, मैं आपकी बात को एक कंटिन्यू सेकंड करता हूँ। रोकूंगा, एक सेकंड रोकूंगा। आपने नारनौल को बहुत अच्छे से, बहुत नजदीक से कवर किया है, बहुत लोगों से आपसे आपने बात करी है, जिन लोगों से हमने भी नहीं करी। जी। जस्सी की के तैयारी थी
अगर पार्टी उसको टिकट नहीं देती तो वो क्या करता, सच्ची बता दो, आप बता दो। नहीं, पूरा नारायण जानता है, पूरा नारायण लड़ता इलेक्शन है। हाँ जानता है। अच्छा नहीं, लेकिन डॉक्टर जी तो फार्म भरे आगे। नहीं अच्छा भरा। एक और सेकंड, नहीं भरा। अगर डॉक्टर जी तो चुनाव लड़ते तो रिजल्ट क्या होता? नारायण की जनता क्या करती, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं बता रहा आपको, लेकिन इसका मतलब होता है निष्ठावान मैं कार्यकर्ता ये कह सकता कि हूँ, पार्टी ने कोई फैसला कर दिया। देखो मैं उन मैं वही बात कहूंगा जो रिकॉर्ड की है, या तो मैंने किसी का इंटरव्यू कर रखा है या मैंने सुनी। मैं इस बात पे आपकी बात को कोट कर सकता हूँ। मैंने हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी का इंटरव्यू जब किया था, तब उनसे सवाल किया था। उन्होंने खुल के कहा कि जस्सी पेटवाड़ से बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं था नारनौल में। अगर कोई होता तो हारता, क्योंकि पिछले 50-52 साल से हार रहे थे। जस्सी पेटवाड़ ने भी इसी बात को कहा कि मेरे अलावा और अगर किसी को पार्टी टिकट देती तो ये सीट नहीं निकलती। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को ये टिकट मिली तब जाके जो ये 6-7 सीटें बढ़ी हैं, वो भी अपना खुद का कारण मानते हैं। वो कह रहे हैं अगर मेरे को टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस के 30 विधायक आने थे, मेरे को मिल गई तो माहौल बना। उन्होंने बकायदा आसपास के सराउंडिंग सीटों का नाम लिया कि मेरे से माहौल बना है, और 5-7 सीटें फालतू आई कांग्रेस को। देखिए ये तो नहीं होता कि ऐसे ऐसे ना चीजें पता नहीं कैसे कर दी जाती है किसी भी कार्यकर्ता या नेता द्वारा कि भाई मैं नहीं होता तो 30 होते। देखो यह बात तो हमारे उन नेताओं को सोचनी चाहिए जिन्होंने कार्यकर्ताओं को चुना है चुनाव लड़ने के लिए कि भाई आपका व्यूत कम है, एमएलए तो 7 सीट बढ़ी है, नेताओं से हमारा फायदा नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं से हमारा ज्यादा फायदा हुआ है कि सराउंडिंग की सीटों के ऊपर असर पड़ा है। मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव था, आपने देखा है जी। मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस नारनौल से कितने वोटों से जीती है सुरेंद्र जी? जीती ठीक ठीक मार्जिन था, 47,000 वोटों से। ठीक ठीक नहीं था, मतलब अच्छा अच्छा खासा मार्जिन था। 47,000 वोटों से जीती है। तब चुनाव में चुनाव का जो फेस है वो नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी के लिए वोट डाल रहे थे लोग जी। उस टाइम पे। नारनौल के लोगों ने 47,000 वोटों से नरेंद्र मोदी को हराया है। हम कितने वोटा जीते विधानसभा के चुनाव में? मार्जिन बहुत कम होता। और फिर भी 9 सीट जीत गया हम बराबर में। मैं दोनों बता दूं घटे किसके हैं, ये किसने घटाए हैं? वो तो कह रहे हैं कि ये देखो, एक तो जो बयान दिया गया जिसकी हमने भी उस वक्त निंदा की चलते चुनाव में कि इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। और मैंने ये भी बोला, जब मैं एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ बात कर रहा था तो मैंने ये भी बोला कि चलो जिसने भी बोला उसको आगे प्रसारित नहीं करना चाहिए था, ये भी पत्रकार का फर्ज है। लेकिन चलो वो क्या एजेंडा था क्या नहीं था, वो क्या प्लानिंग थी, वो पूरे हरियाणा में उसका नुकसान भी हुआ। क्योंकि देखिए चुनाव आएंगे जाएंगे, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी नौबत उस वक्त आ गई थी, किसी भी जाति के लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई करता है तो उसको प्रसारित तो कतई नहीं करना चाहिए। ये एक जिम्मेदार पत्रकार की कहने की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरी खिलाफत हुई इसलिए मार्जिन कम हुआ, नहीं तो ये मार्जिन जो है बहुत ज्यादा बढ़ता। 52,000 का मार्जिन उतारते वो तो किसने कर दी खिलाफत? किसने? मैं ये कह रहा हूँ कुमारी आपको, सैलजा ग्रुप ने। वो तो खुल्लम खुल्ला कह रही है भाई 4 सांसद मुझे जिताने में लगे थे, 1 सांसद मुझे हराने में लगी थी। अब वो सबका नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन जो कुमारी सैलजा की छतरी के नीचे राजनीति करता है वो शामिल हो गया अपने आप ही। 4 मुझे जिता रहे थे, 1 मुझे हरा रहे थे, स्पष्ट बात है। सुरेंद्र जी चलो हम इसको ना बहुत लंबा खींचते जा रहे हैं इस बात को। मैंने आपको ना 2 चीजें आपको स्पष्ट बताई हैं जो हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी। पहली बात, मेरा ये प्रयास होता है कि कोई भी बात तथ्यात्मक हो, जो है कोई भी आदमी उसको क्रॉस चेक करे। ये होता कि भाई मुंह के आ गया तो आदमी के मैदान पड़ा, कुछ भी कहा और निकल लिया। तथ्यात्मक कोई बात हो। मैंने आपको कहा कि डॉक्टर जे चौधरी ने वहां से चुनाव में बहुत तैयारी करी, बहुत मेहनत करी, बहुत भागदौड़ करी, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। टिकट नहीं दी कि उन्होंने स्वीकार किया, और वो एक ना चुनाव के दौरान मीटिंग भी लेके आए थे। तो मीटिंग लेके आए तो वो मैंने वीडियो उनका सुना भी था। मीटिंग में भी वो इन्होंने क्या कहते भाई कांग्रेस पार्टी नहीं हारनी चाहिए, जीतनी ही चाहिए, वो कह के आए थे मीटिंग में भी। देखो कोई भी आदमी इतनी तैयारी कर लेता है, जस्सी खातर तो आप हल्का में चले जाओ कि भाई इसने टिकट नहीं मिलती जो के कर दा। आपने तो बेरा है क्योंकि आप तो इशारे बताओ, लोगों को पता है। ठीक है। नहीं वो निष्ठावान मदद कौन कर रहा? निष्ठावान कौन है? उन्होंने जिस तरीके से सारा कुछ दाव पे लगा रखा था, जैसे वो कह रहे हैं कुमारी सैलजा की एक सिंगल विजिट चुनाव के दौरान नारनौल में नहीं हुई।
नहीं हुई। ठीक है, उनका एक टिकट मांगने वाला आदमी था जिसने बहुत बेहतर तैयारी कर रखी सबसे थी वहां पहले। से, ठीक है, वो बेहतर तैयारी कर रखी थी उसने। उन्होंने चुनाव में टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने बहुत लोगों ने इलेक्शन लड़े हैं जिनकी टिकटें कटी हैं। क्या डॉक्टर अजय चौधरी ने चुनाव लड़ा? अच्छा, जो जस्सी जो बातें बोल रही हैं, तो वो आपकी पार्टी के विधायक हैं, बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, क्योंकि गिने चुने लोग वहां जाते हैं और लोग जिता के भेजते हैं। तो जस्सी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो आपने बताया ना कि उन्होंने मदद की, लेकिन जस्सी इनकार कर रहे हैं। जस्सी जो ये बयान दे रहे हैं, इसको आप जस्सी पेटवाड़ का बड़बोलापन कहेंगे या नासमझी कहेंगे, देखिए, या फिर अहंकार कहेंगे? देखिए क्या होता है, ये तय करने वाले आप और हम नहीं हो सकते, और इसके ऊपर टीका टिप्पणी, आपने मेरे से कोई सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया। अब वो जो कह रहे हैं, देखो ये तय करने के लिए लोग हैं, मैं आपके सामने हूँ, मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी मार्फत लोग सुन रहे हैं, मतलब आपकी मार्फत मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूँ। वो तय करेंगे कि मेरी भाषा क्या है, वो तय करेंगे कि मतलब मैं किस टोन में बात कर रहा हूँ, किस, ये मेरा बोलने का अहंकार या कुछ है, उसके लिए मैं टिप्पणी करूँ, किसी के लिए टिप्पणी करूँ तो ये अच्छा नहीं, किशन जी, मैं क्यों करूँ? अभी अभिव्यक्ति की आजादी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस्सी पेटवाड़ को इनके खिलाफ बोलने के लिए छोड़ रखा है, और जस्सी पेटवाड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को राजी करने के लिए इस तरह के अलूल जलूल बयान देते हैं। ये लोग अगर लोग, सोशल में लिख रहे हैं। ऐसा है सोशल मीडिया, आप लोग है ना इस तरह की एक्सरसाइज करते हो, आप लोगों के व्यूज लेते हो, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग बता ही रहे हैं आपको, मैं क्या कहूँ, आपके पास बात तो आ ही रही है, मैं तो यही कहूँ, आपके पास तो अनेकों ऐसे चलो मैसेज ठीक है, है जो आप देख रहे हो। ये नालोद का रहा टॉपिक है। अगर हम बात करें कुमारी शैलजा की, देखो उन्होंने कहा, एक इंटरव्यू भी उन्होंने चुनाव के दौरान दिया, उसके बाद भी दिया। हालांकि सिरसा से जब वो चुनाव लड़ रही थी, तो आप भी लगातार वहाँ पूरा चुनाव उनका देख रहे थे। शायद नरवाना या टोहाना के आसपास आपकी ड्यूटी लगी थी उस वक्त। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमारी शैलजा की जब विधानसभा चुनाव में जो जो जिन जिन के लिए टिकटें मांग रही थी, उसमें से एक आप भी थे बरवाला से, लेकिन चलो टिकटें नहीं मिली उस तरीके से। वो कह भी रही है कि दिल तो मेरा भी है, दुखता है, तो अनदेखी उनकी हुई। तो क्या कुमारी शैलजा का घर बैठ जाना चुप होकर ठीक था? देखिए, वो तो आप जब नेता से बात करेंगे तो नेता आपको इस बात के लिए बेहतर बता पाएंगे। हम कार्यकर्ता हैं, और जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, अपने अपने साथ जुड़े जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, देखिए एक खूबसूरती थी इस बात में, मैं कुमारी शैलजा का नाते में कुछ नहीं लगता, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अग पहली बात, मुझे पता नहीं वो मेरी मांग रही थी कि नहीं मांग रही थी, क्योंकि हम बरवाड़ा से उनके पास जाने वाले लोगों में और 2-3 लोग साथी और हैं जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे बरवाड़ा से, वो मेरे लिए मांग रहे थे, किसी दूसरे साथी के लिए मांग रहे थे। तो इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि तो ये सारा का सारा जो मामला है ये पर्दे से पीछे का है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं नाते में उनका कुछ नहीं, अगर वो मेरे लिए मांग रहे तो बड़ी खूबसूरत बात थी ये मेरे लिए तो, और दूसरे साथियों के लिए भी। डॉक्टर अजय चौधरी भी, अब कोई उनकी रिश्तेदारी आपस में नहीं है, वो तो कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, शैलजा जी के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपने साथ जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता जो लगातार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप ना किसी भी चीज को ऊपर शक कर सकते हो, मेरे कांग्रेसी होने को ऊपर शक नहीं कर सकते। मैंने मेरे मेरे जीवन के, मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से मैं भी नहीं आता, 22 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। एनएसवाई से मैंने अपना सफर शुरू किया, एनएसवाई में मैं रहा, यूथ कांग्रेस का हरियाणा में 4 चुनाव हुए, चारों के चारों मैंने लड़े, जिला परिषद का मेंबर मैं हिसार से रहा, और मैं लगातार कांग्रेस में काम करता रहा हूँ, लगातार मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो कांग्रेसी होने को ऊपर तो शक नहीं है। तो कुमारी शैलजा अगर किसी की टिकट मांग रही थी, वो कांग्रेसी की मांग रही थी, ये ठीक किसी है। दूसरी जगह मांग रही थी, वो कांग्रेसी की मांग रही थी। तो वो जो टिकटें मांग रहे थे, जिन 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 साथियों के, देखो किसी भी नेता को बड़ा सेटबैक होता है जब पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता को दरकिनार किया जाता है। पार्टी बड़ी होती है या फिर नेता? देखो पार्टी से बड़ा कुछ नहीं, तो पार्टी, अगर आपकी सरकार, आप मानते हैं आपकी सरकार आ रही थी? हाँ 100% आ रही मानते थी, हैं। हाँ। कुमारी शैलजा का घर बैठना कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा गया? ना 1% भी नहीं। कुमारी शैलजा अगर प्रचार करती, हम्म। जहां जहां आपको जो क्यों प्रचार क्यों नहीं 1000, किया? 1500, 200, किया प्रचार उन्होंने, इवन उचाना में तो 30-32 जहां जो जहां कम। जहां जहां देखिए, ये आप उन सब लोगों से बात कर सकते हो जो चुनाव लड़ रहे थे। कितने लोग ऐसे हैं कि किसी ने रिक्वेस्ट करी और शैलजा जी वहां ना गए हो, वो सारी जगह गई हैं।
डबवाली में उन्होंने प्रचार किया, इलाहाबाद में उन्होंने प्रचार किया, फतेहाबाद में उन्होंने प्रचार किया, टोहाना में उन्होंने प्रचार किया, उकलाना में उन्होंने मतलब अलग अलग जगह पे जहां 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 जहां। देखिए ये जिम्मेवारी किसकी बनती है, जो आदमी चुनाव लड़ रहा है। अब हिसार, वो हिसार भी आई थी हिसार में उन्होंने देखो ये कैंडिडेट की उस वक्त रामनिवास राणा आपके कैंडिडेट थे, बाद में बीजेपी में चले गए। वो हिसार भी आई थी, हिसार उनका गृह जिला भी है। हिसार में आकर अपनी जो पैतृक विधानसभा है कुलाना, वो वहां पर नहीं जाती है। नारनौल, जिसको सबसे दिल के करीब मानती है, नारनौल वो नहीं जाती है। एक सेकंड, मैं ना एक बात कहना चाहता हूँ आपको। ये आपको जब आप सब लोगों से बात करेंगे जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, देखिए नेता सारी जगह चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं जा पाए, 90 की 90 थोड़ी जगह चले गए, वो ना दीपेंद्र जी जा पाए। एक तो क्या होता है, डिमांड होती है। डिमांड का मतलब है जो वहां से चुनाव लड़ रहा है वो उम्मीदवार ये कहे कि आपकी मुझे आवश्यकता है, आप आइए और प्रचार करिए, आपकी जगह चिन्हित करें मतलब कि कुमारी कितने। शैलजा जहां नहीं गई वहां उनको बुलाया नहीं गया, हाँ, पता कर लो, आप ये कहना चाह रहे हैं। 100%। और जहां गई वहां बुलाया गया था। देखिए ये जो अधिकार जो होता है ना, ये नहीं, उस आपकी बात का तो ये मतलब बनता है भाई, जिन जो जिन लोगों को जरूरत महसूस हुई कि कुमारी शैलजा जी हमारे लिए प्रचार करने ऐसा आए, ही होता वो है, वहां गई। ऐसा। और जिन्होंने नहीं जरूरत समझा वहां नहीं गई। देखिए राहुल गांधी जी आए प्रचार के लिए हरियाणा में, वो कहाँ कहाँ गए, 90 की 90 दो जगह गए। जगह रैलियां हुई क्या था कि उन्होंने जो स्टेट के लीडर थे, और दोनों सीटें आपने आ रही। एक सेकंड, जो स्टेट के लीडरों ने, जो लीडर्स थे हमारे सीनियर लीडर थे, डिमांड कहाँ से गई, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ और यहाँ और यहाँ प्रचार करना चाहिए, पार्टी को यहाँ हमें मजबूती मिलेगी आपके प्रचार से, तो वो वहां वहां आए। ऐसा ही स्टेट लीडर के साथ है। मान लो कि जैसे टोहाना में प्रचार के लिए गई, जो टोहाना हमारे उम्मीदवार थे, उन्होंने उनसे संपर्क किया और कहा कि बहन जी आप अगर इस एरिया में मेरे लिए प्रचार करेंगे तो मुझे इसका लाभ मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा। मेरे पास जो समझ है और मेरे पास जो मतलब इंफॉर्मेशन है, जहां जहां उनको बुलाया गया वहां वहां वो पहुंची हैं। ये बात आपको उनसे करनी चाहिए नहीं, जो चलो जिक्र कर कुमारी रहे हैं शैलजा बात। को क्या लेकर- आपने आप उनसे नहीं, आप पूछें? एक्चुअली उनकी राजनीति करते हो, इसलिए मैंने कुछ आपसे पूछा। ना हालांकि ना, बहुत ये जनरल बात है। सवाल बहुत सारे हैं और मैं ये लोग हरियाणा के लोग एक पूछते सेकंड, भी हैं। मैं उनके लिए भी नहीं कह रहा ये बात, ये मैं मेरे ऊपर भी लागू होती है। मान्य अमूल दनसो, मैं चुनाव लड़ रहा होता, मैं किसी नेता को बुलाऊंगा ही नहीं, वो कैसे आएंगी, उनको ठीक कैसे ठीक पता ठीक लगेगा है। कि मुझे अभी जरूरत है। अभी अभी एक बार आपके विधानसभा क्षेत्र में आ जाते हैं, जहां से आपने तैयारी भी कर रखी थी और आप हैं भी बरवाला विधानसभा से। आप टिकट मांग रहे थे और प्रबल दावेदार थे, जैसा मैंने शुरू में कहा। कुमारी शैलजा आपके लिए चुनाव से पहले आई भी थी, बड़ा कार्यक्रम आपने जो है उनका कुमारी शैलजा का करवाया था। लेकिन जिस तरीके से रामनिवास घोडेला को पार्टी ने टिकट दी, आपके पूर्व विधायक, उनको उम्मीदवार बनाकर भेजा, बरवाला में आप चुनाव क्यों हार गए, क्या वजह मानते हैं? देखिए वो तो चुनाव के दौरान पार्टी को ना अपने सामाजिक समीकरण के साथ, जैसे बीजेपी ने वहाँ जो अपना कैंडिडेट है नलवा से, जो पहले रणबीर गंगवा थे, उसको बरवाड़ा में उतार दिया। मुझे लगता है कि सामाजिक समीकरण जो था हमारा, वो पार्टी के फैसले के अनुसार वो सदा नहीं, जिसकी वजह से हम चुनाव आ रहे हैं। उसमें तो मेन वो दिख ही रहा है, सबको ही दिख रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल को 29,000 वोट चले जाना, इसका मतलब यही था कि सामाजिक समीकरण में हमारा जो फैसला था, पार्टी का जो फैसला था, वो सही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम चुनाव आ रहे हैं। जब मैं रामनिवास घोडेला से बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत सारे नेताओं का नाम लिया कि मेरे साथ दगेबाजी हुई है, गद्दारी हुई है। उन नेताओं से तो मैं कई से तो बात कर चुका हूँ। उसमें एक नाम था कृष्ण सातरोड, कि कृष्ण सातरोड ने भी मेरी चुनाव में खिलाफत की। और देखिए मैं तो दो चीजें बता सकता हूँ सुरेंद्र जी इसमें। पहली बात, मेरे लिए ऐसा सोचना ये भी गलत बात है कि मैंने उनकी खिलाफत करी। वो आपसे दोबारा जब बात हो तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मुझे पता नहीं ये कैमरे के ऊपर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने मेरे से पूछा है तो मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, उन्होंने आरोप लगाया ऑन रिकॉर्ड। मेरा एक बार भी कम्युनिकेशन रामनिवास घोडेला जी से नहीं हुआ, ना ही फोन से हुआ, ना ही मिल करके हुआ, ना वो मेरे पास आए, ना उन्होंने मेरे से बात करी, पहली बात। उसके बावजूद मैं जो पार्टी के लिए कर सकता था मैंने वो पार्टी के लिए किया। देखो मैं वो देखो दो बातें कही मैंने आपको। हारने के बाद किसी आदमी की नाराजगी हो सकती है, उसको हर आदमी दोषी नजर आता है। मैंने कभी जीवन में ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं पार्टी के अलावा किसी को वोट डलवाऊं, कभी ना मैंने सोचा, ना मैं ऐसा कर सकता। और उन्होंने जो कहा वो बताऊं, रामनिवास घोडेला ने कहा कि कृष्ण सातरोड ने बरवाला हल्के में गांव गांव में घूमकर ये कहा कि आप संजना सातरोड को वोट डालिए। देखिए वो
वो कह रहा था ना मैं कि मुंह के आगे जब आदमी के मैदान होता है तो कुछ भी कह सकता है। कोई एक सबूत आज नहीं, आज से 20 साल बाद भी अगर कोई ये पेश कर दे कि कृष्ण सातरोड़ ने, कोई रिकॉर्डिंग उनके पास हो, कुछ और हो, कि भाई कृष्ण सातरोड़ ने किसी भी एक आदमी से वोट मांगे हैं, तो मैं मतलब वो नहीं कहते भाई तेरा आपका जूता और मेरा सिर। मैंने मैं कह रहा हूँ कि हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं था। रामनिवास जी ने मेरे से संपर्क ही नहीं किया चुनाव के दौरान, ना उन्होंने मेरे को फोन किया, ना मेरे से कभी मिले, बात ही नहीं हुई। देखो, नहीं होता कि भाई वो मेरे से बात करे, मैं उनको कोई कोई बात करूं, उनके साथ जाऊं ना जाऊं, जैसे भी अब हो सकता है उनका आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई हो। हम है पार्टी के छोटे कार्यकर्ता। कई बार क्या होता है, लगता है नेताओं को छोटे कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक और फर्ज बनता है। मैंने मेरा बटन दबा रखा है, मेरे परिवार ने अपने वोट डाल रखे हैं। देखो, एक फर्क होता है इसमें, मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो भावनाएं लोगों की मेरे साथ कितनी हैं, या कोई दूसरा आदमी जब चुनाव लड़ रहा है तो मैं उसकी कितनी मदद कर सकता हूँ, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। मैं कोई विधानसभा का सदस्य कई बार नहीं रहा या एक बार नहीं रहा तो के लोग मेरे घर पे आकर के इकट्ठा होकर के कहेंगे जी आप जो फैसला करोगे वो करेंगे। नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था ना, मैंने सबको कहा था, मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, भाई जिसने टिकट मिला उसकी मदद करियो, मैं भी मांग रहा हूँ, अगर मुझे मिलती है तो मेरी मदद करना, दूसरे को मिलती है दूसरी मदद करना। कोई एक रिकॉर्डिंग, कोई एक बात, मैं ना उनके साथ मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष है, ना कोई और बात है, ना हमारा कोई मनमुटाव है, कभी हुआ ही नहीं। हमारी कोई बातचीत है कोई किसी प्रकार की, भाई मैं उनसे कोई खिज मानूं, कोई खिलाफत हो ना, कभी कोई टकराव नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कुछ नहीं। एक चुनाव के दौरान हमारी कई दफा बात हुई, लोकसभा के दौरान भी और विधानसभा के दौरान। चुनाव के बाद हम पहली बार बात कर रहे हैं कैमरे पर। तो कृष्ण सातरोड़ संक्षेप में क्या कहेंगे कि किन कमियों की वजह से कांग्रेस की सरकार 2024 में नहीं आई? देखिए, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, या फिर उन तमाम नेताओं की तरह ईवीएम को दोष दे देंगे? ना, मैं ऐसा भी नहीं करने वाला। क्योंकि आप बड़े समझदार, बड़ी चीजों को देखते, प्रेडिक्शन करते, इसलिए मैंने आपसे सवाल देखिए पूछा। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये, देखो हमने तो दो बातें सुनी है कि 36 बिरादरी के वोट के बगैर आप गांव के सरपंच भी नहीं बन सकते। आपको 36 बिरादरी के वोट चाहिए, कम और ज्यादा तो हो सकते, लेकिन चाहिए सबके। कांग्रेस पार्टी जो है विभिन्न धार्मिक समूहों का, अलग अलग जातियों का एक गुलदस्ता है। अगर आप सबको एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। वैसे किसी को भी होता है, वो पार्टी को भी होगा। मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि हमें सामंजस्य बिठाने में, पहले क्या होता था कि हमारी जो पार्टी है वो, आपने तो देखा ही है कि जो पुराना टाइम हमारा था, तो एक चोई भजनलाल जब यहाँ हिसार से पॉलिटिक्स करते थे, चोई भजनलाल यहाँ होते थे, शैलजा जी सिरसा में वो मेंबर पार्लियामेंट वहाँ से होती थी, राविंदर जी जो हैं वो दक्षिण हरियाणा से आते थे, चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो रोहतक से आते थे, चोई शमशेर सिंह सुरजेवाला जी जो हैं, और चोई वीरेंद्र सिंह जींद कैथल, वो इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे। वो सब लोग हमारे फेस होते थे। कोई ये तय नहीं करता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और 36 बिरादरी के लोग हमें वोट देते थे। मुझे लगता है, वैसे तो मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ये मेरी बात है, जो सुनने वाले लोग हैं वो तय करेंगे। मैं कार्यकर्ता के तौर पे मेरा जो अनुभव है वो ठीक है कि नहीं है। मुझे लगता है कि पार्टी ने अब की बार गुलदस्ता जो बनाना चाहिए था, जो लोगों के सामने गुलदस्ता लाना चाहिए था, वो गुलदस्ता पार्टी नहीं ला पाई, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। जिसमें अलग अलग इलाके के लोग, लीडर जो हमारे हैं, देखिए ये हम तय नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर हम ये तय करते हैं तो अब तो हमारे सामने ही है। नहीं, चुनाव में तो खुल के चला हुआ, हुड्डा सरकार बना होगा, एक तरफा चल रहा था मामला। फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये चीजें थी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का जो स्वभाव रहा है, हमारी पार्टी का जो कल्चर रहा है, उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपके जो हाईकमान है उसके बारे में देखिए, इसको मेरा अधिकार क्षेत्र सुरेंद्र जी क्या है, आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, आप ना मेरे को वोटर भी मान सकते, पार्टी कार्यकर्ता भी मान सकते। जो मैंने महसूस किया एज इट इज, मैंने इसके ऊपर बताया कि हम पहले सरकार बनाते कैसे थे। देखिए, या सरकार कांग्रेस की, आपने ठीक बताया वो, और उनमें से
आधा दर्जन से ज्यादा नेता वो जा भी चुके, जो चेहरे होते थे आपकी कांग्रेस छोड़ के अलग अलग पार्टी में जा चुके हैं। मैं कांग्रेस का यही वाला सवाल दूसरे तरीके से करता हूँ कि जो ग्राफ जो लगातार गिर रहा है, 2005 में 67 सीटें कांग्रेस की 2005 में आई, 2005 से लेके 2024 यानी कि 25 चल रहा है। पिछले 20 सालों में लगातार कांग्रेस का जो ग्राफ घटा है, लगातार जो कहीं ना कहीं सीटें घटी हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ना लगातार नहीं घटी है। देखिए इसमें आप देखोगे, मैं जो जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार कि हमारे 2005 में जब चुनाव हुआ तो हमारी सीटें थी 67, 2009 में चुनाव हुआ 40, तो हमारी सीटें होगी 40, उसके बाद 2014 का चुनाव हुआ 15, 15, 19 के चुनाव में हमें कितनी सीटें मिली थी? 31। क्यों मिली थी? आप बताइए ना। गुलदस्ता। हम्म। आप उस समय का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि चुनाव से पहले एक फैसला लिया गया था जिसमें कुमारी शैलजा जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था और विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी जो है वो पार्टी ने श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी थी। और ये लीडर मिलकर के हमारे 10 के 10 लोकसभाओं में इन्होंने जलसे किए थे, मीटिंग्स करी थी, जबकि बीजेपी के पास बहुत बड़ा मैंडेट सेंटर में आया था और हरियाणा में 70 पार का नारा था, लेकिन गुलदस्ते ने हमें सीटें दिलवाई थी। जो गलती अब की बार हुआ, गुलदस्ता अब की बार होता तो हमारी सीटें हो सकता है 90 में से 80 भी जीतते। कृष्ण जी, आप जिस गुलदस्ते का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरी भी बहुत सारे नेताओं से बात होती है और ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे नेता कहते भी हैं, मैं किसी का नाम कोट नहीं कर सकता और आप भी जानते हैं, खुल्लम खुल्ला ऑफ रिकॉर्ड आपके वो तमाम बड़े नेता या तो जो चुनाव हार गए या जिनको टिकट नहीं मिली, ये बात कहते हैं कि इस बार पैसे का बड़ा गदरफंड मचा। इवन क्या कहते हैं, राहुल गांधी के जो विश्वास पात्र माने जाते हैं पूरे देश में, जो नेता सर्वे कर रहे थे और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लोग थे या अन्य और नेताओं के साथ लोग थे, उन्होंने खूब भर भर के पैसा लिया, करोड़ों में पैसा लिया और इवन आपके जो प्रभारी थे उस वक्त के, उन पर भी आरोप लगा कि खूब पैसे में टिकटें बिकी और धड़ल्ले से वो कह रहे ना कि सर्वे के आधार पे कि सारी चीजों को साइड में रख के बहुत विधानसभाओं में पैसा, जो जिसका पैसा ज्यादा बोला उसको टिकटें दी गई। ऐसी बातें बहुत सारे नेता खुल के कहते हैं। देखिए मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता का अपना एक रीच होता है, वहां तक मेरा रीच नहीं है, ना मैंने वो सुनी है, ना मुझे उस बात की समझ है। इस बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, ना मुझे पता है इसके बारे में। मैं केवल भावनाओं की बात कर रहा हूँ कि लोग जो हैं, देखिए ये बहुत ऊपर की बात हुई जो आप कह रहे हो। मैं आपका क्वेश्चन को इरेलीवेंट कहूँ, ये क्या मेरा, आपने ऐसा सुना है लोगों से? मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे रीच से बाहर की बात है। ये मेरे से, मैं ऐसे ना, मैं छोटा नहीं, कार्यकर्ता हूँ। आप भी लोगों के बीच रहते हो, आप भी गांव देहात से हो, देखिए लगातार लोगों से मिलते हो। देखो लोगों की बात के ऊपर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। जो आप बता रहे हो ये एक लेवल से, देखिए मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, हूँ। हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं होती या नहीं होती? देखिए चुनाव में सारी चीजों की चर्चा होती है, ठीक है, और आप हर चीज को गले से लगा करके बहुत करीब लेकर के कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ाते। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने आपको भावनाओं की बात करी है, ये जो हम बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे 2005 कहा, इनको तो आप बदल नहीं सकते ना, इसको तो आप गूगल करोगे तो हमारे को सामने दिखेंगे। अब उसके कारणों में अब जाते हैं, आज हमें 37 क्यों मिली भाई? 31 में 37 में कितना फर्क है? 31 और 37 में कितना फर्क है? और मुझे लगता है कि जो मोमेंटम कांग्रेस अब की बार बना हुआ था कि तमिलनाडु के लोग भी हमारे से ये उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा में हम सरकार बना रहे हैं। उड़ीसा के, पुडुचेरी के, महाराष्ट्र के बहुत लोग ऐसे थे कि भाई अब की बार हम, चलो बाहर के राज्य लैंडस्लाइड लेकिन हरियाणा के लोग कम से कम मतलब ना, देखो हरियाणा के लोगों को तो उम्मीद थी ही थी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी, देखो वोटर को आप ना समझ साबित नहीं कर सकते, उसको हर चीज की समझ है, उसको अपनी लीडरशिप की भी समझ है। 100 बातें की बात बता दूं आपने, एक जाति से राज नहीं बन सकता, ये एक लाइन की बात है। नहीं बिल्कुल, तो सबकी जरूरत होती है 36। जब तक आप, मैं मेरी पार्टी के लिए कह रहा हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते, मैं लीडर तो हूँ नहीं, कोई मेरे किसी कहने से कोई चीज का बदलाव भी नहीं होना है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक गुलदस्ता नहीं होगा, 36 बिरादरी का साथ नहीं होगा, ना आप गांव का सरपंच बन सकते,
ना आप जिला परिषद के मेंबर बन सकते, ना किसी वार्ड में पार्षद बन सकते, ना आप विधायक बन सकते, और ना ही आप जो स्टेट की पॉलिटिक्स है उसमें रेलिवेंट होंगे। आपको लोगों को अपने साथ लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए बड़ा मन चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा मन चाहिए। आप किसी को पसंद करते हो ना पसंद करते हो अलग बात है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, मैं किसी को पसंद करता हूं ना पसंद करता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वैचारिक तौर पे अगर वो हमारे साथ खड़ा है, उस आदमी की आपके विचार मिलने के बावजूद अगर आप मदद करते हो, आपका दिल बड़ा है। देखिए, लीडर में और हमारे में कितना फर्क है कि मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं और लीडर जो 10वीं मंजिल के ऊपर खड़े हैं। लीडर के पास एक अनुभव है, उनके पास एक तजुर्बा है। जो 10 मंजिल खड़ा है वो कितना लंबा देख सकता है, मैं तो जमीन के ऊपर खड़ा हूं। अगर कोई चीज मुझे दिख रही है, 10 मंजिल ऊपर खड़े हुए आदमी को कैसे नहीं दिख रही है। तो जो जो चीजें हुई हैं, और अगर हम बड़ा मन करके आज भी अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम किस रास्ते पे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम तय नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है। अब थोड़ी सी आखिर में आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करना चाहूंगा, कि पर्सनल राजनीति को लेकर। किशन साथरोड 40 साल के हो चुके हैं, करीब आप 40 साल के हैं, और अभी तक आपने शादी नहीं की। किशन साथरोड का पहला प्यार कौन है? देखिए, मैं जो शादी वाला मामला है ये तो व्यक्तिगत बात है, और ये करना ना करना ये व्यक्तिगत चॉइस वाला मामला है। क्यों नहीं की तो ये तो क्या बताऊंगा मैं कि क्यों नहीं की। और मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आपने ना एकदम से टॉपिक को यहाँ से वहाँ, अब तक है ना बहुत इंटेलेक्चुअल सी बात कर रहे थे कि भाई आपको ये समझ होगी वो समझ होगी, आपने एकदम से ये इस तरह का क्वेश्चन किया। तो ऐसा कोई मतलब इसमें कोई कोई टारगेटेड कोई चीज़ नहीं है। ये तो नहीं होता भाई किसी ने शादी का फैसला कर लिया और किसी ने नहीं किया, इतनी सी बात, और कोई इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए। आपके किसी खास दोस्त ने ही मुझे बताया था। हम्म, 7 नंबर याद आपको? हम्म। 7 नंबर की जर्सी। आप कौन सा स्पोर्ट्स मतलब गेम खेलते थे? जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम फुटबॉल खेलते थे। तो क्या फुटबॉल गेम कृष्ण सागर का पहला प्यार नहीं था? हाँ हाँ, फुटबॉल को तो हमने बहुत पसंद किया, और अब भी जब भी कभी मौका मिलता है। नहीं, जो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ हाँ ये बात कृष्ण साथ रोड में आपके किसी खास अजीज दोस्त ने, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला कि कृष्ण साथ रोड का पहला प्यार फुटबॉल थी। हाँ हाँ, बिल्कुल 100%। देखो, क्या होता है कि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में था, हालांकि तो मैंने हमने सवाल को मिक्स करके कर दिया, इसलिए आप हाँ थोड़े कंफ्यूज हो गए। हाँ हाँ, थोड़ा सा इतनी समझ है, मैं बता तो रहा हूँ कि एकदम से हम ना लेफ्ट से राइट आए। स्विच कर गए। हाँ, तो क्या था कि जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हम फुटबॉल खेले हैं, और फुटबॉल इस हिसाब से खेले हैं कि जब भी आपके पास फ्री टाइम हुआ, पढ़ाई के अलावा हुआ, काम के अलावा, तो खेल का ही था। और खेल जो है फुटबॉल आज भी मेरा मतलब बहुत फेवरेट गेम है, और फुटबॉल हमने खेली भी बहुत है। और तब से 7 नंबर कृष्ण सागर का लकी हाँ, नंबर बन गए। मतलब मैं जब जब हम छोटे थे, जब खेलते थे, तो इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं डेविड बेकम, तो मैं उनका प्रशंसक हूँ। बहुत बेहतरीन। उनके खेल ने मुझे प्रभावित किया है। उनकी जर्सी होती थी 7 नंबर। मैंने अपने जीवन में जब पहली बार फुटबॉल की जर्सी जिस पे नाम और नंबर लिखा था, तो मैंने बेकम और 7 नंबर की जर्सी जीवन में पहली बार वो पहनी थी। और इत्तेफाक से वो पहली बार कभी 7 लिखा, तो 7 से थोड़ा सा मेरा लगाव भी है, प्रेम भी है। ठीक है। अच्छा, क्या आपसे पहले आपके परिवार में कोई राजनीति में था या है, या फिर यूं कहें कि कृष्ण साथरोड को क्यों लगा ना, कि आप, मैंने कहा ना कि यूथ कांग्रेस में बड़े अहम पदों पर आप पहले रहे, तो कृष्ण साथरोड को क्यों लगा कि आदमी कुछ ना कुछ सोच के आता है कि मुझे राजनीति में आना, और आप लगातार कई सालों से राजनीति कर रहे हैं? ना मेरा ना कोई ऐसा विचार था। एक्सीडेंटल मैं पॉलिटिक्स में हूँ। क्या घटना ऐसी हुई थी? एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि कभी जीवन में मैंने कभी ना स्कूल के दौरान कभी सोचा कि मैंने कभी राजनीति करनी है। मेरे परिवार में कोई पंचायत सदस्य भी नहीं रहा, मेंबर पंचायत भी कोई नहीं रहा, ना मेरे परिवार में किसी ने राजनीति करी है। हम ज्वाइंट फैमिली हैं, इकट्ठे रहते हैं, हम चाचा के साथ रहते हैं। मेरे फादर साहब का 95 में देहांत हो गया था, हम बहुत छोटे थे तब से। और हमारा जो भी स्कूलिंग है, मैं गाँव में ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो मेरे चाचा ने हमारे को पढ़ाया है। तो ऐसा सा कभी सोचा ही नहीं। कॉलेज के दौरान जब हम कॉलेज में थे, तो जब मैंने पहली बार NSUI जब ज्वाइन करी, तो जो यहाँ कॉलेज का हमारा सर्कल था, जो साथी हमें मिले, सराउंडिंग हमारे नज़दीक के गाँव के थे और थे, तो वैचारिक तौर पे मैं पहली बार जब जुड़ा था, तब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार होती थी हरियाणा में। तब मैं पहली बार जब 18 साल का था, जब कॉलेज में हम आए और साथियों से जब मिले, तो मैं कांग्रेस के विचार को लेकर के,
ही मेरे जो जितनी भी मुझे समझ थी 18 साल के बच्चे की क्या समझ होती है उसके हिसाब से मैं पहली बार एनएसयूआई से जुड़ा था। मैं एनएसयूआई का ना कॉलेज यूनिट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। जाट कॉलेज में मैं पढ़ता था तो यहाँ का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। उसके बाद में मैंने एनएसयूआई में जिले में काम किया है, मैं जिला का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और उसके बाद 2010 तक आते आते यूथ कांग्रेस ने जब पहली बार चुनाव जो इंट्रोड्यूस किया था, जिससे हमें बहुत उम्मीद थी। मतलब पहला टर्निंग पॉइंट वो था कि जब राहुल जी ने कहा कि हम यूथ कांग्रेस में चुनाव सिस्टम लेके आ रहे हैं, और चुनाव सिस्टम का मतलब यही था कि आम घर के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसमें मुझे पहली बार ये उम्मीद लगी। तब तक भी मतलब ऐसा कि मुझे कोई गांव में सरपंच का चुनाव लड़ना है, जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, असेंबली का चुनाव लड़ना है, ये कभी दिमाग में ऐसा सोच करके पॉलिटिक्स कभी नहीं करी। ये एक विचार की बात थी, पार्टी विचार के तौर पे कांग्रेस पसंद थी, और वहाँ एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते 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 यहाँ तक का जो सफ़र है उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कोई किसी किताब में पढ़ा था, ना किसी ने मोटिवेट किया था, ना कुछ था। ये ये घटता चला गया। ये मतलब आप इसको एक से दूसरे से जैसे साथी मिलते चले गए, हम मोटिवेट होते चले गए, नई चीज़ें हमारे सामने आई। जैसे मैंने यूथ कांग्रेस का चुनाव बताया, पहली बार जब यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा मैं हार गया था। मैंने असेंबली प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, अलका बरवाड़ा से मार गया था, और मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा 2010 में। मैंने अगला चुनाव लड़ा 2012 में, मैं पहले प्रेसिडेंट बना। वो जो 2 साल का सफर था मेरा, 2010 से 2012, वो बहुत टर्निंग पॉइंट है इसमें। उसने बहुत समझ बढ़ाई। एक तो उस चुनाव ने बहुत समझ बढ़ाई, क्योंकि मेरे जीवन का पहला चुनाव था। उससे पहले मतलब वोट डलवाना, लोगों को वोट के लिए कन्विंस करना, इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा, पहला चुनाव के बाद मैंने स्वीकार किया था कि मेरे से कोई गलती रही है, और 1-2 वोट का मार्जिन से हम हार जीत हमारी हुई थी, कोई बड़ी हार जीत नहीं थी। तो उसमें ये समझ बनी थी कि कुछ गलतियां ऐसी रही, मैनेजमेंट में कुछ रही, लोगों को मन कन्विंस नहीं कर पाए। 2 साल मैंने आंख बंद करके, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मोटरसाइकिल होता था मेरे पास, मैंने मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ा था। तो मैं घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। 12 के चुनाव में मन बना करके, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, 2010 में कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, 2012 में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो 2012 का चुनाव मैंने असेंबली का लड़ा, मैं असेंबली प्रेसिडेंट बना। उसके बाद तीसरा 2016 में चुनाव हुआ, मैंने स्टेट जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, वो भी जीता मैं। और 16 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जब तक हमारी सरकार चली गई थी, बीजेपी की सरकार आ गई थी। तो राजनीति में आने का कोई ऐसा रोड मैप नहीं था, और ऐसा सा कभी सोचा भी नहीं था। ये चीज़ें मतलब मतलब पढ़ाई के साथ साथ साथियों से मिले, थोड़ा सा विचार जो हैं वो पॉलिटिकल समझ बढ़ी, तो उसके हिसाब से होती चली गई। ठीक है। अच्छा कृष्ण जी, आखिर में आप जैसे जो युवा है, नेता है, आपने पूरी अपनी तपस्या बताई, मेहनत बताई, संघर्ष बताया, जो ऐसे संघर्ष करते हैं कि वो भी किसी न किसी दिन लोगों की आवाज उठाने के लिए विधानसभा या संसद पहुंचेंगे, इस उम्मीद के साथ वो राजनीति करते हैं। तो आपका जो हाईकमान है, आपके जो सीनियर नेता है, एक आम कार्यकर्ता होने के नाते, एक निष्ठावान नेता होने के नाते पार्टी के, कृष्ण सातरोड अपने हाईकमान से क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था पार्टी की होनी चाहिए, क्या सुधार होनी चाहिए जिससे ये दिखते ना आए? देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा होता है, आइडियल चीजें, देखिए पार्टी के विचार के साथ साथ कुछ आइडियल चीजें हैं, उसके लिए आप किसी से भी बात करोगे। देखिए नहीं होता, जैसे पार्टी चुनाव से पहले कहती है कि बस सर्वे के आधार पर टिकटें देंगे हम, तो आइडियल बात है ये, सबको अच्छी लगती है। अगर ऐसा हो तो सबको मतलब अच्छा भी लगेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। और मेहनत करने वालों को तवज्जो देंगे, पार्टी के साथ निष्ठा से जो जुड़ा हुआ है उसको देंगे, ये सारी आइडियल चीजें हैं। जो आइडियल बात लीडर्स जो हैं, वो जो माइक के ऊपर लोगों को संबोधित करते हुए करते हैं, पार्टी के कोई भी आधिकारिक पोस्ट पे जो लोग हैं वो करते हैं, वही चीज पेपर पेपर लागू हो तो उससे कार्यकर्ता बड़ा खुश होता है। मैं भी एक बार करूँ, और ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी की यही बात है कि जो आइडियल बात है, जिसको हम बैठ के कैमरे पे बात कर रहे हैं, जितना सफिस्टिकेटेड होकर हम कैमरे पे बात कर रहे हैं, अगर हमारी असल जीवन में वो चीजें हैं तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी कार्यकर्ता को दिक्कत नहीं, किसी पार्टी को दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीजें बदल जाती हैं जब कोई भी आदमी, जैसे मैं कैमरे पे बात कर रहा हूँ, मैं कैमरे पे कौन सी बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, कैमरे के ऊपर मैं वही बात कर रहा हूँ जो लोगों को पसंद आई, मेरी चीज जो अच्छी लगे। और कैमरे के बाद जो नहीं होता कि भाई ऑफ रिकॉर्ड कहनी में और करनी और कथनी में जो अंतर है, आइडियल जो चीजें हैं वो किसी भी पार्टी की, किसी भी संस्था की, वो कॉमन चीजें हैं।
उसमें सब लोग यही कहते हैं, सब लोग यही मांगते हैं, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता ये मांगता है कि जी जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ है, आप उसको प्रेफरेंस दें, जो जीतने वाला है, जो लोगों को ज्यादा जोड़ सकता है उसको दें। आप हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दें, इलाके के हिसाब से भी दें, महिलाओं को बराबर के अवसर दें, युवाओं को बराबर के अवसर दें, ये सबको चाहिए और सभी पार्टियों को ऐसा करना चाहिए। तो इसमें तो कोई पूछने क्या वाली करने वाली क्या बात नहीं। क्या टिकट वितरण के समय एजुकेशन और एज फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजें, आपको सामाजिक न्याय जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसके लिए राहुल जी लगातार पूरे देश में एक अभियान के तौर पर उस चीज को ले रहे हैं कि आप हमारे एसटी हैं, एससी हैं, बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटी हैं, महिलाएं हैं, ये एक ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत लंबे समय से, मतलब जो चीजें उनको चाहिए थी वो चीजें नहीं मिली हैं, और अगर नहीं मिली है तो इनको अवसर कौन देगा? इनको अवसर वही देंगे जो लोग आज अवसर देने की पोजीशन में हैं। तो मेरा बिल्कुल 100% ये मानना है कि आपको एजुकेशन को तरजीह देनी चाहिए, आपको युवाओं को तरजीह देनी चाहिए, आपको महिलाओं को तरजीह देनी चाहिए। और अगर आप इनको बढ़ाओगे नहीं, जब तक आप इनको आगे लेकर के नहीं जाओगे, तब तक आप नई नींव नहीं रख सकते, नई प्योद नहीं बना सकते। देखिए, ये जो कई चीज़ें ना तरक्की को रोकने के लिए कई चीज़ें हमने सामाजिक तौर पे भी अपनी बाधाएं खुद बना रखी हैं, पॉलिटिकल तौर पे भी हम बना देते हैं। कई बार क्या होता है कि आप पार्टी के आखिरी कार्यकर्ता को जब टिकट देते हैं, आखिरी कार्यकर्ता को जब आप चुनाव लड़वाते हैं या कोई जिम्मेवारी देते हैं, तो आप बहुत लोगों के लिए रास्ते खोलते हैं। वो एक उम्मीद की किरण होती है किसी भी कार्यकर्ता के लिए कि ये मौका मुझे मिल सकता है। अगर हम उससे बाहर ही नहीं निकलेंगे, जब तक हम वो जोत ही नहीं जगाएंगे, तब तक लोगों में कैसे उम्मीद पैदा होगी? बीजेपी की केंद्र में और हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बन गई। क्या आप मानते हैं कि जो जो बातें आपने बताई, बीजेपी पार्टी इन तमाम बातों का ध्यान रखती है, इसलिए वो लगातार रिपीट कर रहे हैं? ना 1% भी नहीं, 1%। वो तो बात करते हैं आखिरी व्यक्ति की, छत्तीस बिरादरी बात की। तो मैंने आपको बताया ना, बात तो इस कैमरे को देख के करते हैं, कमरे में बैठ के बात करो उनसे। कोई आदमी किसी सूबे का मुख्यमंत्री है, किसी इलाके से कोई एमएलए है, किसी इलाके से कोई एमपी है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर वही काम किसी दूसरे को मिले, हो सकता है उससे बेहतरीन करे वो। ये प्रयोग तो होते रहने चाहिए। जी। ये कोई आखिरी थोड़ी ना होता है कि जब तक आप किसी को अवसर ही नहीं देंगे। ऐसे वर्ग, हम ऐसी हमारी बहुत सी जातियां हैं जिसको केवल वहाँ एजुकेशन थोड़ी सी कम है। एजुकेशन कम होने का कारण क्या है? हमारा सिस्टम ही तो है ना। अगर कोई आदमी आज अनपढ़ है तो वो अपनी वजह से नहीं है, जी। वो सिस्टम की प्रताड़ना की वजह से है। हमारा सिस्टम विवश करता है किसी को अनपढ़ रहने के लिए, और हमारा सिस्टम इंकरेज करता है किसी को पढ़ने के लिए। अब हमारे कितने ये तो भाषा की भी बात करते हैं कि हिंदी बोली जानी चाहिए, जी। और इनके सारे नेताओं के जो बीजेपी के जितने नेता हैं, ये सारे के सारे बाहर हार्वर्ड में, और जब आपसे बात आती है तो हमें हार्वर्ड वाले नहीं चाहिए, हमें हार्ड वर्क वाले चाहिए, और इनके बालक सारे वहां पढ़े। तो देखो, वो मैं आपको कह रहा था ना पहले कि जब आप लोगों को संबोधित करते हैं तो ये आइडियल चीज बहुत अच्छी लगती है। अब नेता, कितने नेता जो कहते हैं कि मैं तो किसान परिवार से आता हूँ, कौन सी खेती करें? कितने लोग करते हैं? और खेती करने वाले कितने लोगों को पसंद करते हैं? एक्चुअल खेती करने की जब बात आती है ना, तो खेती वाले तो यूं को बाहर बिठाओ इसने, बहुत लोग हैं ऐसे। देखो, वो आइडियल चीजों के ऊपर हम जाएंगे, मतलब कहनी कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, लेकिन कितना हक है अपने को तो पता ही है, सारी जमीन जगह ही है, जमीन सारी। आसमान का। देखिए, हमारा जो समाज है ना, पितृसत्तात्मक समाज है। हमने महिलाओं के लिए बहुत बाधाएं पैदा कर रखी हैं, बहुत पहले से कर रखी हैं। मतलब जैसे नहीं होता, मैं एचयू के धरने पे गया था, तो आप क्या करते, पॉलिटिकल आदमी विधानसभा में खड़ा होकर के, मैं तो एक दिन अचरज मान रहा था कि नायब सिंह सैनी जी बोल रहे थे विधानसभा में, और विनेश फोगाट के वो जो इनाम है, प्लॉट है, उसको लेकर के एक बयान दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इस विषय के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में खड़े होकर के सूबे का मुख्यमंत्री भी, किस बात पे राजनीति होनी चाहिए? जैसे एचयू का धरना था, मैं उन स्टूडेंट्स के पास गया, मैं कहा भाई, हर पॉलिटिकल आदमी आपको ये कहता है कि राजनीति का मंच नहीं है। मैं कहा क्यों नहीं है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप विधानसभा में खड़े होकर के ये कहते हो कि ना 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 राजनीति। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राजनीति नहीं है? एक एक चीज, आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके काम की, हर चीज राजनीति से प्रभावित है। बिल्कुल।
और आप किसान को भी बोलते हो कि आप राजनीति करने का अधिकार नहीं, आप राजनीति कर रहे हो, क्यों ना करें राजनीति वो। ये 90 आदमी राजनीति करेंगे जो जा रहे हैं, उसमें मेरे पक्ष के भी विपक्ष के, हर आदमी को राजनीति करने का अधिकार, हर आदमी को राजनीति समझनी चाहिए और समझ के फिर करनी भी चाहिए। तो सबको रोका जाता है। ऐसी बाधाएं महिलाओं के सामने सबसे ज्यादा हैं, दलितों के सामने उससे भी ज्यादा हैं, पिछड़ों के सामने बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि ये आपका काम नहीं है जी। आप ये नहीं करेंगे, लेकिन काम सबका ही है ये, और सबको पार्टिसिपेशन मिलेगा। मेरा ये मानना है, एक आखिरी आदमी जिससे आप ये मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं होगा, ये विधायक अच्छा नहीं होगा, मेरा ये मन मानता है अगर आप उसको अवसर दोगे सबसे अच्छा होगा वो, क्योंकि वो आम आदमी की पीड़ा को समझता है। जो पीड़ा को समझता है कि जो गांधी जी है ना, स्वराज की बात करते थे। स्वराज का मतलब ये है, देखिए एक आदमी किसी प्रिविलेज परिवार में कोई आदमी है जिसने बेचारा नून बेरा पाड़ी के हुए, जिसने नून बेरा डांगर के हुए, जिन्होंने बेरा काम का खेत के हुए, जोड़ के हुए, उसने देखा नहीं कभी जीवन में, तो वो ना आपके बताने से, मुझे बताने से, किताब पढ़ने से महसूस तो कर लेता है, लेकिन वो जी नहीं पाता। लेकिन जो एक्चुअल पाड़ी है उसको पाड़ी के दुख का भी पता है, दर्द का भी पता है, कैसे वो सरवाइव करता है। कोई किसान है साधारण, उसको तो वो चीजें जो महसूस करता है, अगर आप उसको अवसर दोगे तो वैसे बदलाव भी कर सकता है। मैं नहीं कहता कि कोई प्रिविलेज परिवार का आदमी बदलाव नहीं कर पाता, लेकिन वो दुख दर्द को समझने की कोशिश करता है। लेकिन जिसने उस दुख को, दर्द को जिया हो, वो उस आदमी, उस चीज को बेहतर समझ सकता है। जी। तो कृष्ण सातरोड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी लंबा वक्त आपने दिया और काफी विषयों पर बड़ी डीपली चर्चा की, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। मैं भारत पोस्ट के सारे जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं उनको भी मेरी तरफ से राम राम, और आपका विशेष तौर पे धन्यवाद कि मैं फिर दोबारा यही बात कहूँगा आपको कि नेताओं के पॉडकास्ट होते हैं जी, ये कार्यकर्ता का पॉडकास्ट जो आपने किया है हौसला बढ़ाया है हमारा। जी नहीं, बिल्कुल इस तरह के पॉडकास्ट हम जो है करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सजेशन इस तरीके के भी आ रहे थे, क्योंकि देखिए 2029 में चुनाव होने हैं और जो युवा हैं कहीं न कहीं जो राजनीति में आ रहे हैं, विधायक बनना चाहते हैं, और कहते हैं ना युवाओं की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो सिर्फ विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री के अलावा भी जो लोग हैं जो राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हम बातचीत का दौर जो है ये आगे बढ़ाएंगे। उनके साथ भी बहुत सारे इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आपको कोई ऐसा अच्छा नेता, युवा नेता आपको नजर आता हो तो आप सुझाव दे सकते हैं कि उनका भी इंटरव्यू करना, तो हम करेंगे। तो कृष्ण सातरोड़ जी के साथ बातचीत कैसी लगी, क्योंकि इन्होंने बड़ा खुलकर बताया कि कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं आ पाई कि गुलदस्ता जो सजाया गया था वो बेहतर नहीं था, वो अच्छा नहीं था, उसमें बहुत सारी खामियां थी। और एक लाइन इन्होंने कहा कि सरकार 36 बिरादरी से बनती है, सरकार सबके समर्थन से बनती है। तो आप सब लोग भली भांति इन चीज़ों को जानते हैं कि क्या क्या कमियां खामियां रही, और कृष्ण सातरोड़ ने जो जो भी आरोप प्रत्यारोप सवाल जवाब जो कुछ दिए जिन जिन नेताओं के बारे में, आपका क्या कुछ कहना है खुलकर कमेंट करें, और हमारा इंट्रो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें।